Hello everyone, Jai Hind Vande Mataram. Welcome to back your online study platform Physics classes by Gaurav sir. I am faculty of Physics in BBEG College Kakodu. Today here, let's start Physics class 12th Electric Conduction and Ohm's Law chapter number 5. Today आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो आज का जो टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों कल जो हमने ओम्स लॉ कराया था आपको पिछले वीडियो में, वहाँ हमने एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया था जो कि आर था, और वो जो आर है वही होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और आज हम जो बताने वाले हैं वो रेजिस्टेंस आर के बारे में ही बताने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, आज हम इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इस आर को हम V/I से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वहाँ जो हमने आर फाइंड किया था उस आर की वैल्यू जो निकाली थी हमने I=V/I निकाली थी। ठीक है, तो आज हम इस आर के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। और ये अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी क्लिक करके लिंक को आप पिछला वीडियो देख सकते हैं ओम्स लॉ का। ठीक है, तो देखिए R=V/I। तो दोस्तों समझते हैं हम, जब किसी कंडक्टर में अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो होनी स्टार्ट होगी। तो जो वोल्टेज अप्लाई किया है आपने एंड्स पर, ठीक है, कंडक्टर के एंड्स पर जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, उस पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट फ्लो हुई है कंडक्टर के अंदर, उन दोनों के रेशो को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? इट इज डिफाइंड एज द रेशो, it is defined as a ratio of the potential difference applied across the ends of the conductor to the current flowing through it. Okay? तो क्या होता है? ये रेशो होता है किसका? कंडक्टर के एंड्स पर जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया है और जो कंडक्टर पर करंट फ्लो हुई है, दोनों का रेशो होता है ये, और इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो क्लियर हुआ दोस्तों? तो यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, और इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब द रेशो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the ends of the conductor to the current flowing through it। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी आपकी डेफिनेशन यहाँ से R=V/I। अब देखिए यहाँ से इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? पहले हम लिख देते हैं इट्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R, इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, और इसकी यूनिट हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी? देखिए यूनिट क्या हो जाएगी? V की यूनिट और I की यूनिट। V क्या है? पोटेंशियल है, इसकी यूनिट क्या होती है भाई? तो दोस्तों इसकी होती है वोल्ट, और करंट की क्या होती है? एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर। क्या हो गया? वोल्ट पर एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी क्या होगी? वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगी, बस हो गया। इट्स यूनिट इज, कौन सी यूनिट? ऐसा यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर, और इस वोल्ट पर एम्पियर को ही दोस्तों हम ओम कहते हैं, ओम। ठीक है, अब यहां से आपने एक चीज देखी कि जो वोल्ट पर एम्पियर है इसी को हम क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। तो दोस्तों यहां से अब हम एक ओम की डेफिनेशन भी बता सकते हैं। तो यहां से हम एक ओम की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा,
डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों, हम देखते हैं यहां से। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि जो ओम है ना, ये ओम किसके इक्वल है? वोल्ट पर एम्पियर के। किसके? वोल्ट पर एम्पियर। और हमको जो डेफिनेशन चाहिए वो 1 ओम की चाहिए। किसकी? 1 ओम की। तो दोस्तों हमें वोल्टेज भी 1 लेने होंगे, 1 वोल्ट, और उसमें जो करंट फ्लो होने वाली है वो कितनी है? 1 एम्पियर। तो यहाँ से अब हम फाइंड कर सकते हैं, ये हम डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर, सॉरी 1 ओम को। अब यहाँ से 1 ओम को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफाइन 1 ओम कैसे हो जाएगा? देखिए, हमने अभी आपको बताया था ये जो वोल्ट है ये क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो कंडक्टर के एंड्स पर आपने अप्लाई किया है। और जैसे ही कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो वहां से कंडक्टर में करंट फ्लो होती है। और ये क्या है? वो करंट है जो उसमें 1 वोल्ट का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से जो करंट फ्लो हुई है। ठीक है, और ये इनका रेशो क्या है? वही है आपका 1 ओम रेजिस्टेंस। तो हो गया डिफाइन। डेफिनेशन क्या होगी फिर इसकी? समझ लीजिए पहले आप, उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में भी बता दूंगा और लिख भी दूंगा इसकी। पहले समझ लीजिए कि जब आप किसी कंडक्टर के एंड्स पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो कंडक्टर में अगर 1 एम्पीयर की करंट फ्लो होती है तो इन दोनों के तो कंडक्टर में फ्लो, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है 1 ओम होता है। ठीक है, समझ में आया कि अगर किसी कंडक्टर के एंड्स पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से अगर कंडक्टर में 1 एम्पीयर की करंट फ्लो होती है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाता है। ओके डियर, तो देखिए अब मैं लिखता हूं इसकी डेफिनेशन। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, the resistance of a conductor is said to be 1 ohm if, कब होता है दोस्तों? if 1 ampere of current flow when a potential difference of 1 ohm of 1 volt, sorry 1 volt is applied across the ends of the conductor. सॉरी दोस्तों, वो मैंने देखा नहीं। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। तो देखिए मैं दोबारा बोल देता हूँ क्योंकि लिखते टाइम दिखाई नहीं दिया होगा। देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। कब होती है 1 ओम? कब कहलाते हैं 1 ओम रेजिस्टेंस? कब? इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो, 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो when a potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor। तो समझ में आया ना दोस्तों आपके? यही होती है 1 ओम की डेफिनेशन। तो हमने यहाँ से 1 ओम को डिफाइन कर दिया। अब दोस्तों यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है ना, ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, यानी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स
अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। देखिए जो पहली चीज़ जो है जिस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, वो लेंथ पर डिपेंड करता है, कंडक्टर की लेंथ पर। और किस तरीके से डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि अगर कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज कर दी जाए तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो करंट कैसे हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों वैसे रेजिस्टेंस होता क्या है? देखिए रेजिस्टेंस, अगर मैं आपको इसके इफेक्ट के बारे में बताऊं तो रेजिस्टेंस एक ऐसा ये रुकावट होती है जिसे हम कहते हैं ना अवरोध, ठीक है ना, बैरियर जिसे कहते हैं, है ना, रोक लगाना, रुकावट। तो रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिक करंट को का जो फ्लो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है ना, उसका अपोज करता है। तो ये क्या है? अपोज करने वाला है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने को अपोज करती है, फ्लो होने का क्या करती है? अपोज करती है, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसका अपोज ज़्यादा हो रहा होगा फ्लो होने का, यानी कि वो उसकी जो इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट के अंदर वो क्या हो जाएगी? फिर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यही होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो समझ में आया होगा आपके वैसे भी। तो देखिए ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो सर्किट में करंट जो होगी वो कम फ्लो होगी। सेकेंड जिस चीज़ पर डिपेंड करता है ना, वो है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और किसी कंडक्टर में अगर हमें करंट ज़्यादा चाहिए तो हमें उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा लेना होगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम होने से करंट ज़्यादा फ्लो हो जाएगी। थर्ड चीज़ जिस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, वो होता है एन। एन क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है ना, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमें किसी सर्किट के अंदर करंट ज़्यादा चाहिए तो हमें उसकी डेंसिटी क्या लेनी होगी? ज़्यादा लेनी होगी, जिससे कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और करंट ज़्यादा फ्लो होगी, ठीक है। तो और जो फोर्थ चीज़ है जिस पर डिपेंड करता है वो करता है रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क पर। रिलैक्सेशन टाइम तो ओम्स लॉ जो कराए थे, यानी कि जहाँ पर हमने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कराई थी वहाँ बताया था रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो दोस्तों अगर वो आपने नहीं देखा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली, टेम्परेचर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर जो रिलैक्सेशन टाइम है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस के क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका इफेक्ट जो होगा ना रिलैक्सेशन टाइम का, वो किस पर डिपेंड करेगा? सीधे सीधे इफेक्ट जो डालेगा ना वो टेम्परेचर पर डालेगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है रिलैक्सेशन टाइम के जो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि। तो ध्यान रखना दोस्तों, रेजिस्टेंस जो हो जाएगा ना इस अकॉर्डिंग वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से उस कंडक्टर में करंट भी कम फ्लो करेगी, ठीक है। तो इसलिए हमें टेम्परेचर क्या लेना होता है? कंडक्टर का कम से कम रखना होता है, मीन्स उसका रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा लेना होता है। रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम होने से करंट ज़्यादा फ्लो करेगी सर्किट के अंदर। तो थोड़ा आप कन्फ्यूज भी हो रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान से समझेंगे ना आप तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यही होता है हमारा आज का वीडियो ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।